हाजरीन आदाब, हम सब ड्रामा ग्रुप काली इंस्टीट्यूट की पेशकश एक पुराना एल्बम उर्दू प्ले पेश किया जाएगा। मैं हम सब ड्रामा ग्रुप काली इंस्टीट्यूट की जानिब से आली जनाब सलीम आरिफ साहब, लुबना सलीम साहिबा, मुनीसुर रहमान क़िदवाई साहब और इस ऐवान में मौजूद तमाम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन का दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। आपकी खिदमत में पेश है ड्रामा एक पुराना एल्बम। मसीता ने तख्त उठाया और नीम के साए में डाल दिया। ऐसे ही नीम के नीचे लेटकर ऊँघना और कभी कभी सो जाना मसीता को बेहद पसंद था। उस पौधे से उसको लगाव इसलिए भी था क्योंकि उसने अपने हाथों से लगाया था, और अब तो इतना बड़ा हो चुका था कि घर की चार दीवारी से बाहर निकल गया था। वैसे इसको घर कहने की वजह सिर्फ एक ही थी कि मसीता यहाँ रहता था, वरना घर जैसी कोई बात नहीं थी। आंगन सूना रहता और उधर का दरवाजा भी टूट चुका था। आने जाने वाले लोग दीवार फाड़कर अंदर आ जाते थे। घर को मरम्मत की सख्त जरूरत थी, लेकिन मसीता के पास पैसे ही नहीं होते थे। खेत मजदूर को कहाँ इतनी मजदूरी मिलती। ऐसे ही बेकारी की दोपहर होती जब मसीता उस नीम के साए में लेटकर सो रहा होता। मसीता को झपकी लगने ही वाली थी कि कोई चीज टप से उसके चेहरे पे आ गई है। उसने हड़बड़ा के आंखें खोली, देखा नीम कॉली थी। छोटी सी नीम कॉली उसे ऐसे लग रही थी जैसे कांच की बनी हुई हो। उसने नीम कॉली को अपनी उंगली में और अंगूठे में पकड़कर जरा गौर से देखा। ऐसे चमक रही थी जैसे कोई कीमती नग। ऐसा पीले रंग का हीरा मैंने सबसे पहली बार वकील साहब के यहाँ हजरत जी के हाथ में देखा। जब वो वकील साहब के यहाँ पर आए, मैं उनकी जियारत के लिए गया था। तब वकील साहब ने मुझे इशारे से कहा था कि मैं हजरत जी के हाथ चूमूं। मैंने पहली बार इतने करीब से ऐसे खूबसूरत पत्थर को देखा। वकील साहब की मोटी भरती उंगली और पीला चमकता हीरा। वकील साहब ने मुझे बताया था कि इसे पुखराज कहते हैं। अगर आज मेरे पास इस नीम कॉली की जगह पुखराज होता तो मैं हुसैन अली के सारे खेत खरीद लेता, यह 2 मंजिला मकान बनवाता और बाजार जाके ढेरों कपड़े खरीदता। रज्जी के लिए 10 जोड़े रेशम के, 2 ही जोड़े हैं बेचारी के पास। एक पहनती है तो दूसरा धोती है। क्या हुआ, खांस क्यों रहे हो? अरे साली नीम कॉली। और नीम के पेड़ से अंगूर तो गिरने से रहे। जा शक्कर ले आ। अरे लो लो। क्या शक्कर खत्म हो गई? इतनी तो है कि तुम मुंह में डाल लो। अब तो पैसे तभी मिलेंगे जब हल चलेगा। है तो परेशानी की कौन सी बात है? कल से गुड़ की चाय पिएगी, पता है बहुत सौंधी होती है। गुड़ और शक्कर, इन दोनों के दाम में इतना फर्क क्यों? जबकि दोनों एक ही गन्ने के रस से जन्मे, फिर भी जमीन आसमान का फर्क है। शायद ऊपर वाले का यही कानून है। मैं खेत मजदूर हूं, पर खेत हुसैन अली के।
फसल मैं उगाता हूँ मगर फसल हुसैन अली की है। जाने ऐसा क्यों है। अल्लाह मियाँ की नाइंसाफी पर उसे इतना गुस्सा आता था कि उसने नमाज पढ़नी भी छोड़ दी थी। और रज्जी 5 वक्त की नमाज पढ़ती और हर नमाज के बाद रो रो कर दुआएं मांगती। अरे कुछ नहीं होगा, तेरी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। बस हाँ, रो रो के ना तेरी आंखें जरूर फूट जाए। क्यों कुफ्र का कलमा अपने मुंह से निकालते हो? तुम ना दोज़ख में जाओगे, दोज़ख में। मसीता पहले ऐसा नहीं था। नमाज, रोजा, नजर न्याज, दरगाह पे हाजिरी सब करता था, मगर मोहम्मद अली की मौत के बाद से बिल्कुल बदल गया था। मोहम्मद अली उसका इकलौता बेटा था। बंबई में फर्नीचर पॉलिश करने का काम करता था। बड़ा नेक और ईमानदार बच्चा था। मसीता को उससे उम्मीदें भी बहुत थी, मगर बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो फसाद हुआ उसमें मोहम्मद अली को भी शहीद कर दिया गया। मसीता बंबई गया था, मगर उसे बेटे की कब्र भी नहीं मिली कि उसमें फातिहा पढ़ सकता। फिर तो उसके बाद उसने फातिहा पढ़ना ही छोड़ दिया। पता नहीं जमीन के किस कोने ने उसके बेटे को निगल लिया था। अचानक किसी की आवाज ने मसीता को चौंका दिया। मसीता खान, तुम्हारी चिट्ठी आई है। मेरी चिट्ठी? अरे मुझे कौन चिट्ठी भेजेगा भाई। हाँ, मोहम्मद अली था तो वो हर महीने भेजा करता था। मगर उस बात को तो 20 बरस। चाहते क्यों नहीं? तुम्हारे लिए डाकिया के दिन रात दरवाजे पर ही खड़ा रहेगा। अरे जा रहा हूं ना। हाँ। तुम ही मसीता खान हो? हाँ भाई, मैं ही मसीता खान हूँ। ये लो, तुम्हारी चिट्ठी आई। अरे भाई पढ़ के बताओ क्या लिखा है, कहाँ से आया है? पढ़ने का वक्त नहीं है, किसी और से पढ़वा ले। अमेरिका से आई है। हाँ, अमेरिका से? डाकिया चला गया। छोटा सैयदपुरा, सचमुच में बहुत छोटा था। करीबन 150 घर थे, पेशतर कच्चे। ज्यादातर शिया मुसलमान थे, सुन्नी भी थे। 4 घर हिंदुओं के थे, लेकिन आपसी ताल्लुकात इतने अच्छे थे कि कभी भी हिंदू और मुसलमान की बात निकल कर नहीं आती थी। मसीता खान ने लिफाफा खोला तो उसमें 2 कागज थे। एक कागज पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ था और दूसरे में अंग्रेजी में टाइप किया हुआ था। मसीता खान ने गौर से उन कागजों को देखा और सिर हिलाकर बोला, शाम को जैदी साहब का लड़का जब दफ्तर से आएगा ना तो उसी से पढ़वाएंगे। क्यों? हुसैन अली भी तो पढ़ सकता है, वो तो अंग्रेजी भी जानता है। तुझे कैसे पता वो अंग्रेजी जानता है? मैंने कई बार देखा है उसको, बैठक में बैठा अंग्रेजी रिसाला पढ़ा करता है। अरे रिसाला नहीं पढ़ता है, रिसाले में लौंडियों की तस्वीरें देखता है वो। यही तो शौक है उसका। हाँ? मेरा अमेरिका में कौन है? कोई भी तो नहीं। मेरा कोई रिश्तेदार है क्या अमेरिका? हाँ, अमेरिका का जो बादशाह है ना, मेरा भतीजा लगता है। सैयदपुरा की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत इमारत हुसैनी इमाम बाड़ा थी, जिसका नीला गुंबद गांव में घुसते ही दूर से दिखाई देता था। इमाम बाड़े के बड़े से कंपाउंड के बीच में एक गोल बागीचा था, जिसमें बड़े बड़े गुलाब के फूल साल भर महकते। दाईं ओर नमाज का बंदोबस्त था और बाईं ओर एक कमरा था जो दिन भर खाली रहता, मगर शाम को उसमें ट्यूशन लग जाती। काम किया? सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम चाचा। कुछ काम था क्या मुझसे? हाँ बेटा, वो खत पढ़वाना था। आओ तो अंदर आओ चाचा, आओ आओ। हाँ, ये क्या पढ़ो? बैठो देखिए चाचा। हाँ। यहाँ बैठिए। अरे नहीं। अरे बैठिए ना चाचा, आइए बैठिए। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। चाचा ये ना बॉस्टन से आया है। अच्छा। किसी जकिया फारूकी ने भेजा। हाँ, जकिया फारूकी। अरे वो अपनी मुरादाबाद वाली जकिया भी, जिन्हें मैं स्कूल छोड़ने जाया करता था। है? हाँ। पढ़ो बेटा पढ़ो, आगे क्या लिखा है? हाँ चाचा।
अस्सलाम वालेकुम चचा। अल्लाह करे आप खैरियत से हो और ये खत आपको मिल जाए। मैंने इससे पहले भी आपके मुरादाबाद वाले पते पर 2 खत भेजे थे जो वापस आ गए। बड़ी कोशिश के बाद नीलम ने, जो अभी भी मुरादाबाद में रहती है, पता लगाया कि आप सुल्तानपुर के पास किसी गांव में रहने लगे। मैं इस खत के साथ कुछ पैसे भी भेज रही, आपके काम आएंगे। मुझे यकीन है कि सुल्तानपुर में वेस्टर्न यूनियन का ऑफिस ज़रूर होगा। आप उनको ये नोट देंगे और वो आपको आपकी रकम दे देंगे। आपको तो मालूम ही होगा कि शादी के बाद मैं अमेरिका आ गई थी, तब से यहीं हूँ, बॉस्टन में रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे शौहर फारूकी साहब बैंक में काम करते हैं। आपकी मोहब्बत बहुत याद आती है। मैं बच्चों को अक्सर आपके किस्से सुनाती हूँ। चाची को मेरा सलाम कहना। मोहम्मद अली कैसा है, कहाँ है आजकल? उसको मेरी दुआ दे। आपकी ज़किया। अरे तू क्यों अपना दिल दुखाती है? अब ज़किया अभी को क्या पता कि अपना मोहम्मद। बेटा कौन से दफ्तर में जाने की बात कही है और कहाँ पड़ेगा ये दफ्तर? चचा ये चौक है ना बाजार में, हाँ स्कूल के पास में। पता लिख दूं? हाँ भाई। कोई भी जाओगे किसी से पूछोगे बता दे। अरे इतनी सी थी ना, तो वकील साहब ने एक दिन मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि मसीता, आज से तुम ही ज़किया को स्कूल लेकर जाओगे और स्कूल से वापस लेकर आओगे, हैं? चचा ये लिख दिया है पता और ये खत संभाल के रखिए, है ना? बहुत बहुत मेहरबानी। अरे चाचा क्या इतना शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? मसीता ने अदब से हाथ जोड़ दिए थे, इसलिए नहीं कि वकील साहब शहर के बड़े आदमियों में से थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने मसीता पर भरोसा किया। 6 बरस की छोटी सी ज़किया मसीता गोदी में उठाता और अपनी रिक्शा में बिठा के स्कूल लेकर जाता, और जब तक ज़किया अंदर ना चली जाती दूर खड़ा देखता रहा। थोड़े दिन में मसीता की रिक्शा के मुसाफिर बढ़ गए। पड़ोस की एक सलमा और नीलम दोनों मसीता की रिक्शा में स्कूल आने और जाने। याद है रज्जी, जब एक बार अपनी रामगंगा में बाढ़ आई थी तो गर्दन तक पानी था, ये गर्दन तक। तब मैं तीनों लड़कियों को लेकर अपने किसी दोस्त के यहाँ ले गया। हाँ, तीनों लड़कियों के माँ बाप और पुलिस का दरोगा रात भर लड़कियों को ढूंढते रहे। उन्हें तो यकीन हो चला था कि मैं और लड़कियां बाढ़ में बह चुकी। फिर सवेरे जब पानी उतरा तो मैं तीनों लड़कियों को लेकर वापस पहुंचा। वकील साहब ने मुझे देखा और जोर से गले लगा दिया और फूट फूट के रोने लगे। अल्लाह बख्शे उन्हें, बड़े ही नेक आदमी थे। 30 बरस तक मैंने रिक्शा खींचा है और 16 बरस तक मैंने तीनों लड़कियों को स्कूल पहुंचाया है। तीनों मेरे सामने बड़ी हुई। अरे याद है जब नीलम बीबी की शादी हुई थी तो दीवान साहब ने मेरे लिए शेरवानी बनवाई थी, और जब सलमा बीबी के बाप ने गाड़ी खरीदी तो सलमा बीबी पता क्या बोली? कि मैं कार से नहीं मसीता चाचा के रिक्शे से कॉलेज जाऊंगी। तुझे पुरानी बातें याद करके अच्छा नहीं लगता क्या? पुरानी बातें भूलने के लिए होती हैं, याद करने के लिए नहीं होती। अरे रज्जी, ठीक ही तो है, पुरानी बातें भूलने के लिए ही तो होती, मगर पुरानी बातें जो निशान छोड़ जाती उनका क्या? मसीता खान को लगा कि ये कोई बहुत बड़ा बैंक होगा जहां से ज़किया बी के भेजे हुए रुपए मिलेंगे, लेकिन वेस्टर्न यूनियन का बैंक एक छोटा सा कैबिन था जो पेट्रोल पंप के कोने में बना हुआ था। वहां एक छोटी सी टेबल रखी थी और उसके ऊपर लैपटॉप रखा था और सामने एक लड़की बैठी थी। उसने मसीता खान को देखकर हैरत जाहिर नहीं की,
मसीता खान का घर का धुला पजामा, बाल कंघी और तेल से महरूम। मसीता खान सलाम वालेकुम बीबी। सलाम, आइए। ये आपका नाम? मसीता खान। कोई आईडी लाए हैं? आईडी? कोई पहचान पत्र है आपके पास? नहीं, कोई पहचान पत्र तो नहीं है बीबी। फिर कैसे साबित होगा कि आप ही मसीता खान हैं? छोटा सैयदपुरा में सब जानते हैं मुझे, किसी से भी पूछ लो। चाचा लोगों की गवाही से कुछ नहीं होता, कोई सरकारी कागज चाहिए जो साबित कर सके कि आप ही मसीता खान हैं। सरकारी कागज हमारे पास कहाँ होगा बीबी? 30 बरस तक रिक्शा खींचा है और अब खेत मजदूरी करता हूँ। सरकारी कागज कहाँ मिलता है? राशन कार्ड तो होगा आपके पास, वो तो सबके पास होता है। हाँ, एक राशन कार्ड तो है, उसमें पहला नाम मेरा ही लिखा हुआ है। बस तो कल वो कार्ड ले आइए, आपको आपकी रकम मिल जाएगी। ठीक है। और हाँ, इसे संभाल कर रखिए। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। सलाम। वैसे कितनी रकम भेजी है जकिया भी ने? $100 हैं, आज के रेट के हिसाब से 6,422 रुपए। कितने? 6,422 हिंदुस्तानी रुपए। मैं जानती हूँ मसीता खान, ये तुम्हारे लिए कितनी बड़ी रकम है। 6,000? ना ना ना, 6,422 रुपए। कब मिलेंगे? कल मिलेंगे, राशन कार्ड लेकर जाना है। हाँ। पर राशन कार्ड तो हमारे पास है ही नहीं, हमें तो हुसैन अली राशन देता है। अरे आप तो भूलने भी बहुत लगी है। अरे अंदर जो पेटी पड़ी है उसके अंदर रजाई पड़ी है, रजाई के नीचे एक थैला है, उसमें पड़ा है हमारा राशन कार्ड। है? हाँ, चला दिखाता हूँ, आजा। दूसरे दिन जब वो घर से निकला तो दूर दूर तक कोई नहीं था। मसीता ने ऊपर देखा, आसमान बिल्कुल खाली था। लगता है इस बरस भी बारिश ऐसे ही हो। पानी नहीं पड़ा तो फसल नहीं होगी, और फसल नहीं होगी तो हुसैन अली 10 पैसा भी नहीं देगा। खैर, जैसी अल्लाह की मर्जी है। अचानक मस्जिद से मुल्ला शकूर की अजान सुनाई। मसीता को लगा जैसे उसकी बात का कोई जवाब दे रहा। वो रुककर सुनने लगा। मुल्ला शकूर की आवाज बड़ी प्यारी थी। अजान देता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई ठंडी मीठी चीज कानों के रास्ते रगों में उतर रही है। मसीता का जी चाहा कि वो पलटकर मस्जिद में चला जाए और उसके सामने सर झुका दे, जिससे वो नाराज है। हाँ, तो नाराजगी की बात तो है ना। मुझसे अपना हर हुक्म मनवाता रहा और मेरे बेटे को ही नहीं बचा सका, जबकि वो अच्छे से जानता था कि इकलौता वही है मेरे और रज्जी के बुढ़ापे का सहारा। ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ ना। मगर ताली 2 हाथों से बचती है। अगर वो मुझे भूल गया तो मैं क्यों उसे याद रखूं? अरे चाचा, तुम जरा जल्दी आ गए। हाँ बीबी, बस की मेहरबानी। बस जल्दी आ गई तो मैं भी जल्दी आ गया। कार्ड लाए हैं? हाँ, कि ये तो मुरादाबाद का है। हाँ बीबी, मुरादाबाद वतन है मेरा। वो देश में जब मारकाट शुरू हो गई थी तो मुरादाबाद छोड़ के हम यहाँ छोटा सैयदपुरा में आ गए। छोटा सैयदपुरा में रज्जी की खाला एक खेत और एक मकान छोड़कर गई थी। रज्जी, रजिया बानो, मेरी बीवी,
उसका नाम भी होगा वहाँ राशन कार्ड में, और उसके नीचे एक और नाम होगा मोहम्मद अली का, मगर वो तो बेटा चाचा ये कार्ड नहीं चल सकता। ये कार्ड तो 10 बरस पहले ही एक्सपायर हो चुका है। मगर बीबी कार्ड तो असली है ना, और मेरा नाम भी असली है। मैं कोई धोखाधड़ी थोड़ी ना कर रहा हूँ तुमसे। मेरी रकम मुझे दिलवा दोगी तो सही, मैं दिल से दुआ दूंगा तुम्हें। आप समझिए, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी कंपनी के रूल्स बहुत सख्त हैं। मगर आप परेशान क्यों होते हैं? आप एक काम कीजिए, नया राशन कार्ड बनवा लीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-4 दिन में आ भी जाएगा। आपको राशन ऑफिस का पता तो मालूम है ना? ऐसे हुई मुझे पता था कि बड़े बाबू ने कैजुअल लीव क्यों ली है, क्योंकि वो अपनी 3 नंबर वाली को दिवाली की शॉपिंग के लिए लेके गए। यहाँ तो एक चीज समझती, वो 3 दिन लिए बैठे हैं। कमर में दम चाहिए बेटा, कमर में दम। क्या है? राशन कार्ड बनवाना है भैया। यहाँ जाओ ना, आ जाओ। आओ जरा अच्छी वाली काम की बात करो। क्या हुआ भैया? राशन कार्ड बनवाना था। ये कौन बड़ी बात है, बन जाएगा। ये लो फॉर्म भर के ले आओ, राशन कार्ड बन जाएगा। हाँ, ये पुराना राशन कार्ड भी है, इसका क्या करूं? ये कौन बड़ी बात है, उसे कैंसिल कर देंगे। ये लो फॉर्म भर के ले आओ। ठीक, और एक नाम भी है इसमें जो कटवाना है भैया। तो ये कौन बड़ी बात है, जितने चाहिए कटवा दो। ये लो फॉर्म भर के ले आओ। जाओ, एक कांति चाय लेकर आना जल्दी। फॉर्म भरवाना है? हाँ भैया। आ जाओ चाचा। हाँ। आओ बैठो, लाओ। 60 रुपए लगेंगे। 60 रुपए? हाँ, 20 रुपए का एक फॉर्म, तो 60 रुपए हो गए ना। इतने पैसे तो नहीं भैया मेरे पास। चाचा ये सब क्यों करवा रहे हो, नाम कटवा रहे हो? देखो एक तरीका बताता हूँ, एक नया फॉर्म भर के देता हूँ, 20 रुपए में काम हो जाएगा। मगर बाबू साहब पूछेंगे तो क्या कहेंगे? चाचा कौन देख रहा है, कौन देखेगा तुम्हारा फॉर्म, बताओ। तो फॉर्म देखेंगे नहीं तो राशन कार्ड बनाएंगे कैसे भैया? चाचा तुम गांव के लोगों को ना सारी बात समझानी पड़ती है। सुनो, एक अफसर आएगा, इंक्वायरी करके जाएगा, फिर वो अपनी रिपोर्ट आगे देगा, इसमें 1-2 महीना जाएगा और आपके 7-8 फेरे। फिर आपका राशन कार्ड बन जाएगा। बताओ क्या करना है? भैया इसमें तो बहुत देरी लग जाएगी, हमें तो बहुत जल्दी है। वो बीबी ने हमसे कहा था कि 10 दिन से ज्यादा मत लगाना। किसी मंत्री से जान पहचान है? नहीं तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जल्दी बताओ क्या करना है? बीबी ने जो कहा था फिर वो कैसे? चाचा एक काम हो सकता है, सरकार नया पहचान पत्र बनवा रही है, आधार कार्ड, वो बनवा लो, 4-5 दिन में बन जाएगा। मेरा भांजा है, वो बनवाता है। अच्छा, कहाँ मिलेगा तुम्हारा भांजा भैया? यही मिलेगा। भैया सलाम वालेकुम। वो आधार कार्ड बनवाना है भैया। अभी तो लंबी लाइन है, कल सवेरे आ जाओ, बता दूंगा। 600 रुपए लेते आना। 600 रुपए? अरे मुफ्त में थोड़ी ना बन रहा है, उसकी फीस तो देनी पड़ेगी ना, और फिर लाइन तोड़ने के लिए पैसा खिलाना पड़ता है, फिर अपना मेहनताना भी तो लगता है ना कुछ। भैया 600 रुपए तो नहीं है मेरे पास, मैं गरीब आदमी हूँ, मदद कर दो थोड़ी। 600 रुपए हो तो आ जाना। जाओ। इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी? हमें तो कोई उधार देने वाला भी नहीं है। मसीदा खान बताओ। सलाम वालेकुम। वालेकुम। कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। हाँ, अगर एक भी दिन ज्यादा हो गया तो जो चोर की सजा वो मेरी। देखो मसीदा खान, पुराने आदमी हो तुम, बरसों से मेरे यहाँ काम कर रहे हो, हमारी जबान पे दिल तो दूंगा, लेकिन अगर एक भी दिन भी ऊपर हुआ ना तो समझ लेना अल्लाह ने चाहा तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हुआ तो खेत मजदूरी आदि दो। बोलो मंजूर। अली, दूर दूर तक गांव में ऐसा लालची साहूकार कहीं नहीं था और सारे जरूरतमंद उसी के पास जाते थे। उसकी 2 वजह थी, पहली तो ये कि दूसरा कोई था ही नहीं, और दूसरी ये वो सूद नहीं लेता था। मसीदा खान ने सोचा आधी मजदूरी मतलब आधा पेट खाना। तभी उसे वेस्टर्न यूनियन की लड़की की बात याद आई। 6,422 रुपए।
मुझे मंजूर है हुसैन अली। ठीक है, उठो। क्या? हाँ, इधर आओ। रहना वजन मिल गया क्या? ऐसा ही समझ लो हुसैन अली भाई। लौटा देना वक्त पे, है ना? अच्छा लाए चाचा? हाँ भैया, ये 600 रुपए। देखो आगे चक्कर चल जाए तो अच्छा है। मैडम होगी? अरे हाँ, तुम्हारा फॉर्म भी तो भरना है। हाँ भैया। ये लेना, अभी आया हूं। मसीता ने चारों तरफ देखा। बाजार में बहुत भीड़ थी, दुकानें जगमगा रही थी। मसीता की नजर दुकान के एक शीशे पर जम गई। शीशे के पीछे बहुत से शलवार सूट लटके हुए थे। उसे रज्जों की जगह जगह से सिली हुई शलवार का ख्याल आया। उसने सोचा वो धानी रंग का सूट जिस पर लाल फूल बने हुए हैं रज्जी पर बहुत अच्छा लगेगा। दुकान के बाहर खड़े हुए मूंगफली वाले को देखकर उसे याद आया उसने सवेरे से कुछ खाया ही नहीं। इससे पहले कि मसीता कुछ खाता, लड़का वापस आ गया। वही हुआ चाचा जिसका डर था। मैडम निकल गई। अब तुम्हें परसों आना पड़ेगा। कल क्यों नहीं भैया? कल तो इतवार है। दोपहर बाद आ जाना, रश कम होता है, काम हो जाएगा आराम से। जाओ। अरे जाओ। अरे चाचा, पैसों की चिंता मत करो, अपना धंधा भरोसे पे चलता है। परसों आ जाओ, तुम्हारा काम करा दूंगा। मजे करो, जाओ। आधार कार्ड के ऑफिस के बाहर बहुत भीड़ थी। कुछ लोग जो दरवाजे के पास थे वो तो कतार में खड़े थे, बाकी लोग छोटी छोटी टोलियों में खड़े बातें कर रहे थे। मसीता ने चारों तरफ नजर घुमाई, मगर उसे लड़के का पता कहीं नहीं था जो कार्ड बनाने के लिए पैसे लेकर गया था। मसीता कुछ देर बाद एक दुकान की सीढ़ी पर बैठकर उन लोगों को देखने लगा जिनमें से हर एक चेहरे पर छोटी छोटी कहानियां लिखी हुई। उम्मीद की कहानी, जरूरत की कहानी, जागी हुई रातों और थके हुए ख्वाबों की कहानी। कुछ चेहरे खुशी से चमक भी रहे थे, मगर वो बहुत कम थे। जाने वो लड़का कहाँ रह गया है, कब से नहीं आया। कहीं मेरे पैसे लेके भाग तो नहीं गया? मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता। किससे पूछूं भैया, किससे पूछूं? अरे भैया, अरे कहाँ रह गए थे भैया तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ वहां बैठे। तो फालतू बातें मत करो चाचा, वो मैडम निकल जाएगी। आओ जल्दी चलो, जाओ जाओ कुछ जाओ जाओ। अरे कहाँ भेज रहा है अंदर भाई सीधा? चाचा के नंबर पहले जाने दे, आने में देरी हो गई उन्हें। जाओ जाओ चाचा। दरवाजे के पास ही बहुत मोटी सी औरत कंप्यूटर पर कुछ पढ़ रही थी। मसीता ने वो फॉर्म जो लड़के ने उसे दिया उस औरत की तरफ बढ़ा दिया। फॉर्म मोटी औरत ने लिया और दरवाजे की तरफ देखा जहां वो लड़का खड़ा हुआ था। मोटी औरत ने फॉर्म पर साइन किए और बोली, जाओ उस टेबल पर चले जाओ। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नाम नाम नाम? मसीता खान। आपका नाम? यूसुफ खान। बता बता। छोटा सैयदपुरा, पुरानी मस्जिद के पीछे, टूटी दीवार, एक नीम का पेड़ और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो उंगलियों के निशान दो जल्दी जल्दी। हाँ, जल्दी जल्दी। हाँ। हाँ जल्दी उंगलियों के निशान दो जल्दी। हाँ ठीक है, बस हाथ नीचे सीधे खड़े, फोटो खींच लेना सीधे, बिल्कुल सीधे। हाँ खींच के जाओ। भैया कब तक मिल जाएगा हमारा कार्ड? आपसे तुम्हारे घर भेज दिया जाएगा 3-4 दिन में। जाओ। हाँ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा। इंतजार किसी का भी हो कयामत से कम नहीं होता है। डाक वाले लड़के ने कहा था 5-6 दिन, मसीता को लग रहा था 5-6 साल कटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उस एक हफ्ते में मसीता ने जितने ख्वाब देखे उतने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे। उसने देखा कि उसका घर 2 मंजिल का बन चुका है। उसने हुसैन अली के सारे खेत खरीद दिए, उसका लड़का भी वापस आ गया। बेचारा मसीता। एक दिन जब मसीता से बर्दाश्त ना हुआ तो वो 3 किलोमीटर पैदल चलता हुआ वहां पहुंच गया जहां से पक्की सड़क शहर को जाती है। हर साइकिल को देखता, हर आने वाली साइकिल उसको लगती जैसे डाकिये की साइकिल है, लेकिन मायूस करके उसको चली जाती। 11वें दिन जब मसीता वापस जाने के लिए मुड़ा
सच में डाकिया दिखाई दिया। मसीता चिल्ला पड़ा। भैया भैया तुम ही से कह रहे। अरे धरो बताओ, तुम मेरी चिट्ठी लाए हो ना? चिट्ठी लाई होगा, ये सरकारी चिट्ठी मेरी लाए हो ना? अरे इसमें मेरा आधार कार्ड है, जानते हो? अरे मसीता खान, तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे सरकार ने तुम्हें ये कार्ड नहीं पूरा गांव दे दिया। कितना बजा है भैया? 2 बजे। मसीता ने ऊपर देखा, सूरज एक तरफ को झुक गया। इतना वक्त नहीं था कि वो घर जाकर कपड़े बदल सकता। वो जिस फटे हाल में था उसी में बस स्टैंड की तरफ दौड़ा। किस्मत अच्छी थी कि शहर को जाने वाली बस निकल ही रही थी। वो बस में चढ़ गए। बस घंटाघर चौक पर 4 बजे रुकी। वेस्टर्न यूनियन का ऑफिस 5 बजे बंद होता था। वो दौड़ने लगा, हाफता हुआ वेस्टर्न यूनियन के ऑफिस पहुंचा, पर वहां वो मेहरबान लड़की नहीं थी। अरे भैया बाहर जाओ, बाहर जाओ। यहाँ वो बीबी बैठती थी, वो कहाँ गई? छुट्टी पर है। क्या काम है उनसे? अरे वो मुझे उन्होंने अपना पहचान पत्र लेकर मंगवाया था, मतलब मुझे बुलाया था। और वो मेरे नाम पे जकिया भी ने अमेरिका से रकम भेजी। मसीता खान? हाँ। $100? हाँ। सॉरी। बहुत बढ़िया भैया। रकम भेजने वाले को वापस भेज दी गई है। क्यों? अरे मैं तो आ गया हूँ ना, और ये अपना पहचान पत्र लेकर भी तो आ गया हूँ। हाँ, मगर देर से आए। कंपनी ज्यादा देर तक किसी के पैसे नहीं रोक सकती है। सॉरी। अरे भैया ऐसा मत कहो, मुझे मेरी रकम दिलवा दो। मैं गरीब आदमी हूँ, दिल से दुआ दूंगा तुम्हें, सच में। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जाओ। भैया बड़ी मेहरबानी होगी भैया। कहा ना सॉरी, जाओ। बाजार में भीड़ बहुत बढ़ चुकी थी। लोग इधर उधर चल रहे थे। दिवाली की तैयारियां जोरों पर थी। मसीता खान को घूमते हुए लोग दिखाई दे रहे थे, बल्कि परछाइयां भी दिखाई दे रही थी। मसीता खान को आवाजें नहीं, ऐसा कुछ सुनाई दे रहा था कि जैसे मीलों दूर से कोई आवाज आ रही हो। मसीता खान को पता भी नहीं चला वो कब बस में चढ़ा और सीट पर गिर गया। मसीता का दिल कर रहा था कि वो रोए, चीख चीख कर अपनी छाती पीट पीट कर रोए, लेकिन मसीता बार बार अपने आप को रोक रहा था। कभी अपने हाथों को देखता और फिर हाथों से अपने चेहरे को पोंछ लेता। जब मसीता ने गौर से अपनी उंगलियों को देखा तो उसने देखा कि उसके नाखून काले पड़ गए। उसने अपनी बनियान की जेब में हाथ डाला। ये खुफिया जेब उसने खास तौर से लगवाई थी कि जब रुपए मिले तो सबसे छुपाकर वो घर पर हिफाजत से ले आए। पर उसकी उंगलियां आधार कार्ड से टकराई। आधार कार्ड निकाल कर देखा, उस पर उसका फोटो भी था। बिखरे बाल, उलझी दाढ़ी, सूखे होठ, जिन्हें देखकर लगता था कि वो कुछ कहना चाहते थे। मसीता देर तक उस बूढ़े बदसूरत चेहरे को देखता रहा जो आधार कार्ड पर छपा हुआ था। अचानक वो हंसने लगा। उसकी आवाज बुलंद होती चली गई और बदन हिलने लगा। बस वाले उसे हैरत से देख रहे थे। अरे क्या हुआ अगर रकम नहीं मिली तो? क्या हुआ अगर खेत मजदूरी आधी मिलेगी तो? मुझे मेरा पहचान पत्र तो मिल गया है। अब मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। तुम ही मसीता खान हो, हैं? क्योंकि मेरे पास मसीता होने का सबूत है। मैं मसीता खान हूं। इंट्रोडक्शन करा देती हूँ, बस 2 मिनट और। पायल गुलाटी, गौतम,
सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ तशरीफ लाए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं हम सब ड्रामा क्लब के और गालिब इंस्टीट्यूट के जिन्होंने ये मौका फराहम किया। और जावेद सिद्दीकी साहब ने ख़ासतौर से ये कहानियाँ आज के शो के लिए लिखी थी, अभी पब्लिश नहीं है, हालांकि उनकी किताब मुट्ठी भर कहानियाँ आ चुकी है उर्दू में, मगर ये कहानियाँ उससे अलग हैं और मुख्तलिफ हैं। और हमने सोचा कि 3 रंग की कहानियाँ आपके सामने पेश करें, तो इस कोशिश में हमारी पूरी टीम पिछले 3 महीने से लगी है। आपका मैं गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से और हम सब ड्रामा ग्रुप की जानिब से आपकी तमाम टीम और ख़ास तौर से सलीम आरिफ साहब और लुबना सलीम साहिबा का बहुत मशकूर ममनून हूँ कि आपने इतनी शानदार पेशकश यहाँ पेश की है। तीनों कहानियाँ बहुत हार्ट टचिंग थी, बहुत बेहतरीन है। और मैं तमाम जो आर्टिस्ट जिन्होंने आज ये परफॉर्म किया है, ये ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं और उन्होंने बेहतरीन उनकी पेशकश थी। मैं आपको सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और हम लोग खुश नसीब हैं कि ऐसे ग्रुप ने हमारे यहाँ जो है आज ये प्ले स्टेज किया है। गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से एक मोमेंटो पेश किया जाएगा। मैं बहुत अदब एहतराम के साथ मुनीसुर रहमान किदवाई साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और सलीम आरिफ साहब और लुबना सलीम साहिबा और तमाम जो ग्रुप्स हैं उनकी खिदमत में मोमेंटो पेश फरमाएँ। जनाब मुनीसुर रहमान किदवाई साहब। इधर मैं तमाम हाजरीन का बहुत मशकूर ममनून हूँ कि आपने अपना वक्त दिया और यहाँ तशरीफ़ लाए। कल इस सिलसिले का तीसरा जो प्ले है वो पेश किया जाएगा, किस्सेबाजी, जिसको पेश करेंगे दानिश हुसैन साहब। मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि कल भी तशरीफ़ लाएँ और अपने जो दोस्त अहबाब हैं उनसे भी यहाँ आने की जो है कोशिश करें, दरख्वास्त करें कि वो यहाँ आएँ और हमारे तमाम जो प्लेज़ हैं, प्रोग्राम हैं, उनको कामयाब बनाएं। एक मरतबा फिर मैं तमाम जो मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं हमारे सलीम आरिफ साहब, लुबना साहिबा और तमाम उनकी टीम का बहुत मशकूर ममनून हूँ और तमाम हाजरीन का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत कीमती वक्त दिया और इस प्ले को कामयाब किया। बहुत शुक्रिया।